प्रयास यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट 3। ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे और आप अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस के जाकर सर्च करिएगा। इसके पहले का जितना वीडियो, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था सॉलिड स्टेट का, फिर मैंने आपका यूनिट सेल के बारे में बताया था, यूनिट सेल के बारे में बताया था कि इसके अरेंजमेंट कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। मैंने बताया था सिंपल होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होते हैं, इंड सेंटर्ड होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। इनके जो एटम के अरेंजमेंट के हिसाब से और सेल पैरामीटर के हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया था। तो मैंने सेकेंड पार्ट वीडियो में यूट्यूब पे मैंने एटम के अरेंज से यूनिट सेल को बताया था। अब मैं बात करूंगा यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। ठीक है, जो यूनिट सेल है वो सेल पैरामीटर के हिसाब से बताएंगे कि क्या होता है। जैसे कि दो भागों में क्लासिफाइड किया गया था, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन यूनिट सेल। दूसरा वो तो हम पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ हेडिंग डालता हूं मैं, हेडिंग नोट करिएगा। यूनिट सेल क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। ठीक है, क्या है सेकंड, क्या है यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि हम लोग क्यूब को इस सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम चीज हम लोग क्यूब में ही देखेंगे। तो हम लोग पहले क्यूब देखते हैं। यहाँ पे मैं एक क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, आप लोग क्यूब बनाने के लिए आ जाए तो समझो कि मजा ही है इस चैप्टर में। सारा खेल इस क्यूब पे ही है, सब इसी को समझना है। ठीक है, तो देखो ये आपका एक क्यूब बन के तैयार हुआ, कोई दिक्कत, एक क्यूब बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब क्या करता है कि जब सेल पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, सेल पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखेंगे कि इसका एज लेंथ क्या होता है, इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, ये सब चीज हम लोग इस क्यूब में देखेंगे। और इस टॉपिक में देखेंगे कि जो यूनिट से अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर है उसमें क्यूब है, क्यूब का एज लेंथ क्या होगा और उसका सेल पैरामीटर क्या होगा वो हमको जानना है। ठीक है, तो क्या क्या देखना है हमको, पहले तो देखना है एज लेंथ। यहां मैं लिख रहा हूं, पहले तो हमको देखना क्या है, एज लेंथ। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा को क्या देखना है, इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, इंटरफेसियल एंगल यानी कि हम किसके एंगल को देख रहे हैं, क्यूब में कितने एंगल देखने को मिल रहे हैं और कितने एज लेंथ हैं। अगर आपको एज लेंथ पता चल गया तो आप बहुत साधारण तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि उस एज लेंथ की उस क्यूब का इंटरफेसियल एंगल कौन सा होगा। ठीक है, सपोज दैट अब तक तो हम मानते चले आ रहे हैं 11th में, कोई भी चीज मानते हैं ABC करके मानते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही चीज मानते हैं कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ क्या है, ABC है। अब आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल देखिएगा। जैसे ये क्यूब है, अब क्यूब में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसी फिगर को आपको समझाने के लिए नीचे बना रहा हूं अलग से, यही तो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला था। ये चीज मैंने बनाया, यही है। एज लेंथ क्या होता है, एज लेंथ देखिए, एज लेंथ क्या क्या है आपका, मैं आपको लेकर लिख देता हूं, ABC। एज लेंथ क्या है इस क्यूब का, A, B और C। तो सपोज दैट मैंने क्या माना, कुछ भी मान सकते हो, यहां पे जो ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये किस एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, और ये जो है वो जेड एक्सिस में जा रहा है। तो सपोज दैट मैंने इसको माना, इसका जो एज लेंथ है उसका एज लेंथ क्या है बच्चों, A। ठीक है, इसका एज लेंथ क्या है, A। जो वाई एक्सिस पे है उसका एज लेंथ हम लोग
मान लें बी, ठीक। और जो जेड एक्सिस में है इसको हम क्या मान लें, कौन सा एज लेंथ, सी। ये जब एज लेंथ हम देखें क्या कि मैंने एज लेंथ के बारे में बात किया कि इनके क्यूब के अंदर हमको एज लेंथ देखना और इंटरफेसियल एंगल देखना है, तो मैंने क्या किया कि ये जो एज लेंथ है ए बी सी, ये तो आपको क्लियर हो रहा है, मैं यही बनाया हूं, यही पार्ट मैं एक पार्ट को लेके मैंने अलग से डिस्क्राइब किया है कि आपको समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब सेकेंड आता है इंटरफेसियल एंगल, ठीक है, यानी कि उस क्यूब के अंदर कितने एंगल होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों की जब एज लेंथ 3 है तो एंगल भी 3 ही बनेंगे। तो जो एंगल है वो क्या है आपका इंटरफेसियल एंगल बच्चों, अल्फा है, बीटा है और गामा है। क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। क्लियर है ये बात। अब आप ये कहोगे कि सर आप ये बताओ कि ये जो अल्फा बीटा गामा है कैसे पता करेंगे कौन सा एंगल, कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंगल जो है वो अल्फा होगा, वो बीटा होगा और वो गामा होगा। तो एक बात याद रखिएगा, आपका आंसर ये होगा कि जो एज लेंथ जिस तरह है, जैसे कि एज लेंथ ए के सामने बनने वाला एंगल, मैंने क्या कहा, एज लेंथ ए के सामने बनने वाला एंगल अल्फा और एज लेंथ बी के सामने बनने वाला एंगल बीटा और एज लेंथ सी के सामने बनने वाला एंगल गामा। अल्फा बीटा गामा, ये आपको समझ में आया। कैसे क्या करेंगे यहां देखते हैं, ये एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ बी है और ये एज लेंथ सी है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा तीन चीजें। मैंने क्या बताया कि एज लेंथ ए के सामने बनने वाला एंगल, अंडरस्टूड है। ये जो ए है एज लेंथ इसके सामने बनने वाला एंगल ये कौन सा है, यही होगा, यही तो होगा। ए एज लेंथ के सामने बनने वाला एंगल ये है, इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा। क्लियर है, एज लेंथ ए के सामने बनने वाला अल्फा। अब क्या होता है, अब सेकेंड आता है एज लेंथ बी। एज लेंथ बी के सामने बनने वाला एंगल जो है वो क्या है बच्चों, बीटा। क्या है, बीटा। तब ये बी एज लेंथ इसके सामने बनने वाला एंगल यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। बी है इसके सामने, ए का सामने का अल्फा है, बी के सामने का बीटा। अब बचा क्या, एज लेंथ सी, एज लेंथ सी। अब एज लेंथ सी के सामने बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, गामा। तो यहां पे देखिए एज लेंथ जो सी है उसके सामने जो एंगल बन रहा है वो क्या है बच्चों, गामा। तो आपको पता चल गया कि यूनिट से अकॉर्डिंग टू द सेम पैरामीटर्स आपको देखने को क्या मिला, एज लेंथ पता चल गया किसी क्यूब का एज लेंथ क्या होता है और किसी क्यूब का इंटरफेसियल एंगल क्या होता है। ये आपको यहां पर क्लियर हुआ, क्योंकि अब हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैसे पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें एज लेंथ की बातें आएंगी। अभी इसके आगे भी एज लेंथ के बारे में बात आएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। आप तुरंत इसके आंसर देख ले रहे हैं, कुछ एजीमुथ सेल के बारे में देख रहे हैं कि उसका एज लेंथ क्या होता है, उसका इंटरफेसियल एंगल क्या क्या होगा, ठीक है। हम बता दे रहे हैं आपको, कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात आप क्या करते हैं कि ये पहले क्या क्यूबिक लेते हैं, क्यूबिक लेंगे, क्यूबिक के बाद क्या लेंगे हम, टेट्रागोनल लेंगे। टेट्रागोनल का देखेंगे कि इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, एज लेंथ क्या होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। कि टेट्रागोनल होता है। अब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल देखेंगे। और क्या देखेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या देखेंगे, कुछ है ट्राइगोनल, ठीक है। क्यूबिक देखेंगे, टेट्रागोनल देखेंगे, ट्राइगोनल देखेंगे और क्या देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल के बारे में। सबके बारे में क्या देखना है, एज लेंथ देखना है, फिर उसके बाद इंटरफेसियल एंगल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों हम जो एज लेंथ के बारे में अंडरस्टूड, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं कि यहाँ एज लेंथ होगा या इंटरफेसियल एंगल होगा, अंडरस्टूड है क्योंकि मैंने बता चुका
होता है। और इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो ठीक, देखते हैं कि क्या कैसा एंगल कौन किसके इक्वल होता है, कौन 90 डिग्री के इक्वल होता है, कौन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो क्यूबिक में आप मान लो क्या होता है, एज लेंथ क्या ए बी सी। इसमें जो क्यूबिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बनाया था, क्यूब बना के इसमें क्या होता है, एज लेंथ ए जो होता है वो इक्वल होता है बी के, बी जो होता है वो इक्वल होता है बच्चों सी के। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब दूसरी बात क्या है कि अब इसका इंटरफेसियल एंगल जब ए बी और सी ये दोनों इक्वल हैं तो अब स्वाभाविक सी बात है यहां पे इंटरफेसियल एंगल बच्चों अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल होगा बीटा के, बीटा इक्वल होगा गामा के, और ये तीनों जो होंगे वो इक्वल होंगे 90 डिग्री के। ये तीनों जो होंगे बच्चों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। क्लियर है ये बात। लेकिन यहाँ पे ये मत समझना कि जब मैंने बता दिया कि ए बी सी इक्वल है तो अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे, ये कुछ ये भी नहीं जरूरी है कि अल्फा बीटा गामा बराबर तो 90 डिग्री के बराबर ही होंगे। ऐसा नहीं कि आगे आपको किस देखने को मिल रहा है, ये तरह के आप नहीं बता सकते कि जब एज लेंथ इक्वल है तो इंटरफेसियल एंगल भी इक्वल होगा उसी के, ये आप मैटर नहीं रख सकते। अब दूसरा जो है वो क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या होता है बच्चों, यहां पे भी जो एज लेंथ होगा ए बी और सी। अब यहां देखो जो मैंने यहां एज लेंथ बताया, ए इक्वल होता है बी के, बी इक्वल होता है सी के, लेकिन जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में ए बी सी, ए जो एज लेंथ होगा वो बी एज लेंथ के इक्वल होगा, लेकिन जो बी एज लेंथ होगा वो सी के इक्वल नहीं होगा, तो सी के इक्वल नहीं होगा। सुना है, इसका एज लेंथ तीनों इक्वल है, लेकिन टेट्रागोनल में ए बी के इक्वल होगा लेकिन ए बी सी के इक्वल नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहां पे जो इंटरफेसियल एंगल होगा बच्चों, अल्फा इक्वल होगा बीटा के, बीटा इक्वल होगा गामा के, और ये तीनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के। क्लियर हुआ। देखिए कोई मैंने जैसे पहले बताया कि अल्फा बीटा सी सॉरी ए बी सी इक्वल है तो अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे, 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन यहां पे ए बी इक्वल तो है एज लेंथ, लेकिन सी जो है ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंटरफेसियल एंगल है टेट्रागोनल का, अल्फा बीटा गामा जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बच्चों, ये सबसे अलग होता है। बताया कैसे, देखो यहाँ पे जो ए होगा, यहाँ पे जो बी होगा, या सी, यही तो तीन इंटरफेस एज लेंथ है। इसका एज लेंथ तीनों ऐसे लोग हैं ना, तीनों के आपस में पटरी नहीं खाती है, ठीक है, चाहे एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, यानी तीनों की जो एज लेंथ है वो इक्वल नहीं होगा। ए इक्वल नहीं होगा बी के, बी इक्वल नहीं होगा सी का, या ए सी के इक्वल नहीं होगा, बी सी के इक्वल ना हो, ठीक है, ये तीनों इक्वल। लेकिन फिर भी यहां पे जो इंटरफेसियल एंगल बच्चों आपको देखने को मिलेगा, अल्फा इक्वल होगा बीटा के, बीटा इक्वल होगा गामा के, और ये तीनों जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के। क्लियर हुआ, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। चलो ये समझ में आया। अब लास्ट में बचता है आपका, होते तो बहुत है लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ट्राइगोनल, जो आपको मैक्सिमम यूज करने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, यही चारों से आता है, ठीक है तो बहुत है। ट्राइगोनल आता है बच्चों। ट्राइगोनल में क्या होता है, आप यहां पे देखो, यहां पे एज लेंथ ए, एज लेंथ बी, एज लेंथ सी, एज लेंथ ए इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा सी के, यानी तीनों एज लेंथ क्या होंगे, एकदम बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे अल्फा इक्वल होगा बीटा पे, बीटा इक्वल होगा गामा के। यहां पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब तीनों इंटरफेसियल एंगल सेम होंगे तो यहां पे जो 90 डिग्री होगा बराबर ही होगा नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जब इंटरफेसियल एंगल
अल्फा बीटा गामा जो आपका इंटरफेसियल एंगल है वो तीनों सेम होंगे, लेकिन वो तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं देखने को मिलेंगे आपको। जब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री दिखाई दिया जो इक्वल 90 डिग्री के, और टेट्रागोनल में आपका अल्फा बीटा गामा इक्वल है, वो भी 90 डिग्री के बराबर है। ऑक्टाहेड्रल में अल्फा बीटा गामा जो है वो भी इक्वल है, वो 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन ट्राइगोनल में आपका इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा ये तीनों सेम है इंटरफेसियल एंगल, बट वो तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ये आपको समझ में आया? नहीं समझ में? आपको यहां ग्राफ बना दे रहा हूं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? चलो यहां पे आप नोट कर लेना, ठीक है। ये क्या है आपका यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल है, ये उसका एलिमेंट है, ये इसका क्या है इंटरफेसियल एंगल है। मजा आ रहा है ना? चलो नोट कर लो। क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका रेडियस ऑफ यूनिट सेल। देखो आ गया रेडियस ऑफ यूनिट सेल। और आपको बच्चों पता होगा कि रेडियस क्या होता है, वही फार्मूला वही डिफिनेशन यहाँ पे भी है। ही नहीं कि हम यहाँ सॉलिड पढ़ना तो कोई अलग डिफिनेशन हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। वही है कि दो कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो सेंटर्ड पार्ट है, उस सेंटर्ड पार्ट के जो बीच का डिस्टेंस है वही उसका रेडियस कहलाता है। बच्चों देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ये दो मॉलिक्यूल है, ये आप लोगों ने इंटर तो सॉरी पढ़ ही रखा है 12th का, और 11th तक पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी आपको देखने को आएगा ऐसे दो मॉलिक्यूल। रेडियस तो हर जगह बच्चों आपको पता तो रहना ही चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हो या फिर बायो के स्टूडेंट हो ठीक है। पर्टिकुलर आपका केमिस्ट्री पीरियड छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्यों ना इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। हाँ तो देखो मैंने कहा था कोई दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच का सेंटर्ड पार्ट होता है, ये क्या है आपका इस मॉलिक्यूल का सेंटर्ड पार्ट है, ठीक। इस सेंटर्ड पार्ट के जो ये डिस्टेंस है बच्चों 2r है, ये तो है। मैंने क्या बताया जो सेंटर्ड पार्ट है, सेंटर्ड पार्ट के जो बीच का जो बच्चों डिस्टेंस है, जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या है आपका d है। क्या है डिस्टेंस बच्चों आपका, क्या है d है। तो ये जो ये डिस्टेंस d है इसको ही इसका इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का रेडियस करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से इस सेंटर पार्ट से इस गोले की जो सिर्फ इस सर्किल की जो सिर्फ ये क्या है आपकी जो ये आपकी लंबाई है, ये आपका क्या है आपका r है, ठीक है, ये क्या है आपका r है। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी जो है बच्चों क्या है r है, 2r है कि नहीं है, 2r है, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अगर 2r है तो आप बताइए, मैं फिर यहाँ बना रहा हूँ, मैं फिर यही बताया हूँ ना, ये हटा कर अगर मैं ऐसे अगर एक रिंग बना दूँ ऐसे करके, ये दो रिंग है, इस दो रिंग में जो सेंट्रल पार्ट होते हैं ये, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट होते हैं ये क्या है, इसका r ये है और इसका r ये है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि अगर 2r है तो r जो है वो हाफ है, हाफ एक नहीं है, r हाफ एक नहीं है। क्या लगता है आपको, यही तो होगा, r जो होगा एक हाफ ही होगा, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका r हाफ करते हैं, यही तो होगा। तो चलिए हम पहले अब बात करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। अब रेडियस जो देखते हैं, रेडियस अब देखते हैं किसके केस में, क्यूब के केस में देखते हैं। तो क्यूब के केस में बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर आपको सही वही आएगा कि सर फिर आप बना रहे हैं क्यूब, हमको आ गया बनाने। तो बच्चों आपको आ गया, जिसको आ गया वेरी गुड, बट जिसको नहीं आया उसको तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बार बार रिपीट करो, रिपीट करने में क्या जाता है, वैसा बनाते रहो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल रेडियस के बारे में हम लोग याद कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया कि जो क्यूब का एज लेंथ बनाते क्यूब, चलो बनाते हैं, फिर वही कंडीशन ठीक, फिर ऐसे कर दे, ऐसे 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 बना दिए। क्या करना है पता होगा, यहां से मिला दे, यहां से मिला दे, कोई पहले मिला बात बराबर ही है,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो चलो अब ये क्यूब बन के तैयार हुआ। हमने एजेलेंथ में क्या देखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पे अल्फा इक्वल होगा बीटा के, बीटा इक्वल होगा गामा के, यही हुआ था। एजेलेंथ में हम क्या देखे थे, इंटरफेस एंगल था। एजेलेंथ में क्या देखे थे, ए इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा सी के, ये तो देखे थे। ये क्यूब के बारे में मैंने बताया। अब दूसरा जो बच्चों में बात करने जा रहा हूं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था यूनिट सेल जो होता है बच्चों मुख्यतः क्या होता है, 4 होता है। लेकिन हमको जो यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, सिंपल के बारे में पढ़ना है, उसके रेडियस के बारे में पढ़ना है, तो 3 चीज को पढ़ेंगे। क्या क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, यहाँ देखो मैं बना रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये को पढ़ना है क्यूब में। तो फर्स्ट ऑल हम देखते हैं बच्चों क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को देखेंगे, उसके रेडियस को देखेंगे। फिर वहीं पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ क्यूब का, आप लोग बनाते हो या बना लो तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, ये क्यूब बन के तैयार हो बच्चों। अब क्या है, अब मैंने माना कि ये इतनी दूरी की एजेलेंथ जो ये है, ये पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर ये पार्ट है, वो इसका एजेलेंथ क्या है, ये ए है, एजेलेंथ ए नहीं है। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, एजेलेंथ ए है तो निकालते हैं। अब बताओ बच्चों, ये जो है बना है, ठीक है, ये जो बना है, मैं यहाँ पहले फिगर बना रहा हूँ, यही तो मैं बनाया हूँ। आप ऊपर का यही पार्ट लिए हो ना, इसमें क्या दो नजदीक के जो नीचे दूसरे नजदीक है उनके मॉलिक्यूल को ले लेता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा ले लो, इसको भी बढ़ा ले लो, दोनों बराबर हो तो अच्छा लगेगा ना देखने में। ठीक है, तो ये हुआ, ये दो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब क्या होता है, यही तो मैं ऊपर के दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां से इसकी जो सेंटर की दूरी क्या है, r है, और यहां से इसकी दूरी क्या है बच्चों, r है कि नहीं है। यानी कि दो r आपस में मिले, एजेलेंथ तो a है ही, एजेलेंथ a तो ऑलरेडी है, तो मॉलिक्यूल के बीच की बात कर रहे हैं, तो एजेलेंथ है ही। तो यहाँ पे r क्या हो गया, 2r हो गया, होगा r 2r, और एजेलेंथ क्या है, a है, a है कि नहीं है। अब रेडियस निकल जाएगा, क्यों निकलेगा भाई, ये निकलेगा ना। तो क्या देखने को मिला बच्चों, रेडियस ऑफ यूनिट सेल में जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसका जो रेडियस आएगा बच्चों, वो क्या निकल के आया, r = a/2। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो अब आगे चलते हैं, करते हैं किसके बारे में, फेस सेंटर के बारे में। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेकेंड है ना, सेकेंड क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। मैं वही फिर डायग्राम बना रहा हूं क्यूब का, अब देखना ध्यान से बच्चों, क्यूब एक तैयार हुआ आपका, ये क्यूब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं सिर्फ इतनी का जो मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका एक अलग फिगर बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इसी क्यूब का है, तो आपको क्यूब में क्या देखने को मिला बच्चों, आप यहाँ देखना, यहाँ पे मैं वही बनाया हूँ ऐसे करके, ये ऊपर का कैप मैंने बना दिया, ऊपर का जो प्लेट मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसमें समझा रहा हूँ कि सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है क्या है। तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस आपको रेडियस निकालना पता है, तो रेडियस कैसे निकलता है, आप ये समझो कि इसमें क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं बच्चों, तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, सरफेस यानी कौन कौन से,
1 2 3 4 5 6 आगे पीछे, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बीच ये मॉलिक्यूल ये और ये 3 है, तो मैं इसी डायग्राम को वहां बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये सेंटर पार्ट है वो एक सरफेस एरिया के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ये बना मॉलिक्यूल है भाई, मॉलिक्यूल मैं जो छोटा भी दिखाया बड़ा दिखा रहा हूँ, फिर इसका एक मॉलिक्यूल है, ये है कि नहीं है, यही तो है बच्चों। हाँ, अब देखो रेडियस अब कितनी इसमें रेडियस देखने को मिला, आप 15 बता सकते हो कितने रेडियस देखने को मिला, इसलिए मैंने अलग बनाया है। 4 रेडियस देखने को मिला आपको, सर कैसे रेडियस से 4 आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ से कि इस जो ये मॉलिक्यूल का इतने दूर का रेडियस एक होगा आर, यही होगा, इतने दूर का रेडियस क्या हुआ आर हुआ। अब यहां से अब इस मॉलिक्यूल से इस सेंटर पार्ट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फॉर दैट आर हुआ, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी, इतनी दूर की दूरी, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस हुआ, एक रेडियस हुआ आर हुआ। अब यहां से लेके इस सेंटर पार्ट की दूरी एक रेडियस आर, 4 रेडियस देखने को मिले इतने में ही। अरे इस गोले का इस मॉलिक्यूल का रेडियस इतना, इस मॉलिक्यूल का 2r हुआ है, पूरा गोला है, r इसका r यहां तक यहीं तक, ठीक है, और इसका एक r यहां तक, ये आपको निकल गया 4r। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ये आपको एक अलग फिगर देखने को मिल रहा है, ऐसे करके एज लेंथ भी है यहाँ पे है, आप ये मत समझना कि एज लेंथ नहीं लिखे आंसर की नहीं होगा, एज लेंथ बच्चों हमेशा मिलेगा, ऐसा एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, सारा सरफेस एज लेंथ है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर कितने एज लेंथ लेते हैं वहां देते हैं, ये हुआ। अब आपको इसका अलग फिगर देखने को मिल रहा है, अब ऐसे फिगर देखने को मिल रहा है, ये ऐसे इसको मिल रहा नहीं मिल रहा है, आप इतना इसको बंद कर लो, इसको ऐसे बंद कर लो, तो आपको ये सरफेस देखने को मिल रहा है, मिला नहीं मिला बच्चों, मिल रहा है ना। मान लो एज लेंथ है, ए एज लेंथ ए, एज लेंथ बी, एज लेंथ सी, है नहीं, ठीक है। तो आपका इसका मान आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो ना, ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं यहाँ आपको ये बनने सामने बन के दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वही चीज मैं बात कर रहा हूँ पाइथागोरस। ये क्या है आपका एक एज लेंथ, ये जैसे मान लो कि ये एज लेंथ है, यही है ना, आप इसको m मान लो, एक दूसरा एज लेंथ ये हो गया, इसको भी ये मान लो। अब ये जो एज लेंथ है, ये जो एज लेंथ है वो इसमें कितने रेडियस है, 4 रेडियस है, 4 समझ में आया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अरे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो ना हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस के हिसाब से लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, a स्क्वायर 4r, यही तो होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा आपका, a स्क्वायर 4r स्क्वायर। ये आपको फिगर डायग्राम समझ में आ रहा है, अरे बताओ आप लोग। चलो अब यहाँ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल आपको समझ में, इसी न्यूमेरिकल है, क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यहाँ पे देखो a का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट लगवा रहा हूँ, a स्क्वायर इसका a स्क्वायर 4r स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये हिंदी में बोले लंबकर्ण आधार, ये होता है ना लंबकर्ण आधार, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, गण का स्क्वायर, ऐसे होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो a स्क्वायर 4r स्क्वायर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 2a स्क्वायर, यही तो होगा 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4r स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आएगा बताओ जल्दी आप लोग। यही सब 16r स्क्वायर होगा। अरे 4 कितना होगा, 4 4 जा 16 होगा, ठीक है। तो ये आपको निकल के आया
या आप निकाले पाइथागोरस प्रमेय से a + a² = 4r², तो 2a² इक्वल क्या 16r², तो आप इसको सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। तो क्या होगा आप यहां देख लो, a² इक्वल हो सकता है 2 8 जा 16, तो a² इक्वल टू 8r²। इस समझ में आया? तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, a² इक्वल टू √2r²। हो सकता है नहीं हो सकता है? हैं? अरे इसका निकालोगे r² का तो √r² नहीं निकलेगा बच्चों, अंडर करोगे तो ये r हो जाएगा, सॉरी r होगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसको जब रेडियस निकालना है, आपको क्या निकालना है बच्चों? रेडियस, सॉरी फॉर जैसे कि a² 8r² जब इसको फॉर्म में लिखेंगे, जब अंडर रूट में आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। मैंने अभी थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे a√2r यही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि a√2 अब इसको अगर हम रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो रेडियस की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी, ये r निकालना है हमको, तो r इक्वल हो जाएगा a/2 ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? r इक्वल होगा a/2 यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो रेडियस का वैल्यू निकल के आपके सामने आ रहा है वो है r इक्वल टू a/2 ठीक है, या तो आप इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी एक, लेकिन वो एज लेंथ निकालने, अगर एज लेंथ निकालने को पूछ लिया आपसे तो आपका आंसर ये होगा। अगर रेडियस निकालने को पूछ लिया तो आपका आंसर ये होगा। हमको क्या पढ़ना है? रेडियस ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। तो रेडियस ऑफ यूनिट सेल में हम लोग ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका r की वैल्यू a/2 आ रही थी। ठीक है, r इक्वल a/2 और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपका वैल्यू आपके सामने निकल के आ रहा है, r इक्वल a/2 समझ में आया? जो सबसे लास्ट है वो बचा है, क्या बचा है? अरे सिंपल हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, बचा तो क्या बचा? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, चलो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आपको ये तभी समझ में आएगा जब मेरा आप सेकेंड पार्ट वीडियो देख लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको डिटेल बताया है कि फेस सेंटर में कितने सरफेस होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, कितने उसकी रेंज की यूनिट सेल होते हैं, मैंने सारा डाटा निकाल के आपको दे दिया है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में वही मैंने क्या बताया था आपको बॉडी सेंटर में कि क्यूब है। अब इस क्यूब में क्या है कि ये क्यूब बना है, ठीक। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि जब 8 कार्नर होते हैं और 8 कार्नर के बीच में एक बॉडी सेंटर होता है, तो नहीं होता है? अरे एक सरफेस से 2 3 4 1 2 3 4 सरफेस होते हैं और एक बॉडी बीच में होता है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ये क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल ये हुआ और एक मॉलिक्यूल आप ये ले लो, यही हो ना, एक मॉलिक्यूल आप ये ले लो, समझा ना? और बीच में ये है, इसका एक मॉलिक्यूल ले लो, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बीच का मॉलिक्यूल तो पड़ेगा ही सरफेस पे। तो अब क्या देखने को मिलता है कि ये है, ठीक है, और क्या है? ये वाला पार्ट है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो बॉडी सेंटर्ड में एक मॉलिक्यूल ये है, तो बॉडी सेंटर्ड में आप क्या, आप देखो यहाँ का ये तो ये मॉलिक्यूल में बताया, लेकिन इसमें रेडियस देखते हैं हम, तो रेडियस आपको वही चीज जो 4r होगा। यहाँ कितनी की दूरी r, यहाँ की दूरी r, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी जो है
यहाँ से यहाँ की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो भी r, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है r, यानी 4r है। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब क्या निकल के आ रहा है आपको, देखो यहाँ पर क्या निकल गया, 4r स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे भैया इसमें जो है क्या आपका एक ए ये एज लेंथ ये भी ले लोगे, ठीक है। अब बाकी ये और ये है ही, तो 3 एज लेंथ हो गया, 3 एज लेंथ है, और बाकी ये क्या है आपका 4r स्क्वायर है। तो आप वैसे ही न्यूमेरिकल में रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप बच्चों यहाँ पे क्या 4r स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर यहाँ इक्वल होगा 3a स्क्वायर का, यही तो होगा 3a स्क्वायर का होगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यदि यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू आप निकालते हो, यहाँ पे जो a स्क्वायर होगा 16/3r स्क्वायर, ये निकलेगा। जैसे मैंने इसके पहले निकाला था आपको अंडर रूट करके, या तो आप ये निकालो, यदि आप इसको अंडर रूट में निकालना चाहते हो तो अंडर रूट में भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू a स्क्वायर अब इक्वल होगा 16/3r स्क्वायर। r का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, अरे r का वैल्यू आगे निकाल लोगे ना, मैंने निकाला हूँ, मैं तो निकाला, आगे आप भी निकालो, सब मैं ही बताते चलूंगा तो आपको क्या आएगा, अपने मन से भी करो। r की वैल्यू है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमको लगता है, आई थिंक बायो वालों के लिए, लेकिन कोशिश करेंगे तभी आएगा। मैथ वाले तो इस तरीके से निकाल लेंगे r की वैल्यू, तो r स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे, जबकि a स्क्वायर की वैल्यू 16/3r स्क्वायर आ रहा है, तो r की वैल्यू भी आपको सामने निकल के आ जाएगी, जैसे आपने फिर सेंटर में देखा, ठीक है। अब हम इससे एक समरी ले लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होता है, मतलब क्या होता है, सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल कैसे अरेंज किया जाता है। तो आपने देखा था एज लेंथ, देखा एज लेंथ ABC हर जगह रहेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा ये कहाँ ज्ञात करेंगे कि जिस भी एज लेंथ का, यदि ए एज लेंथ तो उसके सामने बनने वाला एंगल अल्फा होगा, बी एज लेंथ बी के सामने बनने वाला एंगल बीटा होगा, और सी एज लेंथ के सामने का बनने वाला एंगल जो होगा वो बच्चों हमेशा गामा होगा। जैसे आपको पता है यूनिट सेल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जब रेडियस को पढ़ेंगे तो रेडियस में जो होता है आपको फेस सेंटर्ड देखने को मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड देखने को, सुपर क्यूबिक यूनिट सेल देखने को मिलेगा, एंड सेंटर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, मैंने रेडियस के बारे में बात किया। रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच के जो सेंट्रल पार्ट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही उसका क्या कहती है, 1/2 जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो मैंने निकाला था r इक्वल टू हाफ लिखा था r की वैल्यू, तो मैंने क्यूब बनाया, क्यूब में दिखाया आपको क्या अल्फा बीटा गामा जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, अंडरस्टूड है क्योंकि मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने निकाला, तो आपने दो अगल बगल के दो मॉलिक्यूल को लिया, जब अगल बगल के दो मॉलिक्यूल के लिए तो उनके मॉलिक्यूल में जो देखोगे डिस्टेंस r और r आ रहा होगा, तो r मिलकर 2r होता है, एज लेंथ a है तो यानी 2r इक्वल टू a बराबर 2 r आएगा नहीं आएगा, तो r का r a 1/2 कर दोगे, ये निकल के आएगा, तो क्या वैल्यू निकल जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r इक्वल टू a/2। अब दूसरा क्या आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपने देखा अगल बगल के जो मॉलिक्यूल लिए उसका पाइथागोरस प्रमेय वहां पे लगा, बिना पाइथागोरस के रूल के हिसाब वो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता। जैसे आप हिंदी में बोले तो क्या होता है कि आधार का स्क्वायर, गढ़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आप भी ये बोलते हो, ठीक है। अगर बोल दो मैथ न्यूमेरिकल बोल दोगे लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे गढ़ का बट्टे दाल, ऐसे करके हमने पढ़ा होगा, साइन कॉस थीटा ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं है, वो यहाँ पे यूज नहीं है। मैंने आपको पाइथागोरस सिंपल समझाया कि जितना भी एज लेंथ आप दो एज लेंथ बचा सिंपल फेस सेंटर्ड में ए 3 मॉलिक्यूल बीच में आपको ऐसे देखने को मिला था, जिसका वैल्यू आपका r स्क्वायर निकल के आया था। मैंने निकाला क्या था कि मैंने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 16r स्क्वायर। मैंने जब 2 से इसको डिवाइड किया 2 8 16 होता है, 2 8 16 जो 60 को डिवाइड कर 2 8 16 होता है ना। अब क्या होगा कि वहां पे आपका वैल्यू क्या निकल के आया, a स्क्वायर 8r स्क्वायर, तो r स्क्वायर वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, a इक्वल टू √2r, ये r का वैल्यू क्या निकला, r का वैल्यू निकल के आया a/2 √2,
ये निकल के आया। फिर मैंने आपको बॉडी शेप बताया, बॉडी शेप फिर वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप भी वही निकाले, a स्क्वायर 4r स्क्वायर 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो मैंने a स्क्वायर की वैल्यू 60/3 r स्क्वायर निकाला है। अब r स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालने की बारी है बच्चों। तुरंत आपको